सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हम आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम चर्चा का विषय लेते हैं, जब हम भूमि को क्रय करने के लिए जाते हैं, यानी जब हमें अपना घर बनवाना होता है और उसकी सारी व्यवस्थाएं हम कर लेते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहली बात ये आती है कि हमें भूमि किस प्रकार की लेनी है और उसका चयन हमें कैसे करना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य है जो हमें गृह निर्माण से पूर्व करना होता है। ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र का यदि हम सम्यक परीक्षण करें या कंपैरिजन करें, तो एक मूलभूत चीज जो सामने आती है वो ये है कि दोनों का एक ही लक्ष्य है कि मानव के जीवन को किस प्रकार से सुधारा जाए और किन आधारों पर उसके जीवन को सुरक्षित किया जाए। इसी क्रम में वास्तुशास्त्र में भवन निर्माण को लेकर अनेक नियम प्रतिपादित किए हैं और इस विषय पर अनेक वास्तुविद जो हमारे इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें तमाम ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिनको हम आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम भवन निर्माण करने के लिए जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले हमें यह विचार आता है कि हमें एक अच्छा प्लॉट लेना है, एक अच्छी भूमि की तलाश करनी है, एक हमें अच्छी जगह लेनी है जो हर तरीके से सुव्यवस्थित हो और देखने में भी अच्छी हो और आसपास का वातावरण भी अच्छा हो। इसके लिए कुछ हमें क्या ध्यान रखना है, क्या सावधानियों को हमें ध्यान रखना है, उनके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस भूमि को हम क्रय करने के लिए जा रहे हैं, सर्वप्रथम हम उसमें ये देखते हैं कि उस भूमि में दरार तो नहीं है। यानी जिस जमीन को हम ले रहे हैं अगर उसमें दरार है, यार दीमक लगा है, दीमक वाली है, तो हमें ऐसी भूमि को लेने से बचने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात ऐसे क्रय नहीं करना है, क्योंकि क्रय करेंगे तो हमें निर्माण करना पड़ेगा और निर्माण से हमें बचना चाहिए। जो भूखंड हम ले रहे हैं, जिस भूखंड के टुकड़े को हम गृह निर्माण के लिए ले रहे हैं, यदि वो आयताकार है, वृत्ताकार है या वर्गाकार है, तो वो सभी प्रकार के भवनों के लिए श्रेष्ठ है। गोमुखी भूखंड, जैसे आपने बहुतायत सुना भी होगा, गोमुखी भूखंड जो है निवास स्थान करने के लिए या निवास स्थान बनाने के लिए, आवास करने के लिए, आवासीय भूमि के शुभकारी होता है। वहीं पर यदि हमें उस भूखंड का व्यवसायीकरण करना है या उस पर ऐसी इमारत बनानी है जो व्यवसाय के लिए प्रयोग करनी है, तो ऐसी स्थिति में हमें सिंहमुखी भूमि का चयन करने में प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें इस बात का ध्यान देना है कि यदि जहाँ पर भी हम भूखंड, जमीन या भूमि क्रय कर रहे हैं, उसके अगल बगल कोई बड़े बड़े प्लाट हैं, यानी दो अगल बगल में बड़े प्लाट हैं और हमारा प्लाट लघु है यानी छोटा है, यानी उनकी माप से हमारी माप कम है,
तो हमें ऐसे भूखंड को लेने से सदैव बचना चाहिए। और जब हम लेंगे नहीं तो गृह निर्माण ऑटोमेटिक होगा ही नहीं। भूमि, जमीन, भूखंड, इसकी ढलान अगर मान लीजिए पूरब और उत्तर की तरफ है, यानी नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ढलान है, तो ये मान लीजिए कि यह भूमि हर तरीके से शुभकारी है, यानी वो भूखंड हमको लेने का प्रयास करना चाहिए। हमें इस प्रकार की भूमि को या इस प्रकार के भूखंड को इस आकार का लें, पूर्व और उत्तर की तरफ। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें इस प्रकार की भूमि लेनी है, भूखंड लेना है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर और पूर्व की दिशा की ओर ज़्यादा से ज़्यादा प्लाट हम छोड़ सके, यानी जगह हमारी रिक्त रह सके, बाकी स्थान पे हम अपना बनाएंगे। बाकी कहीं पर जो हम भूखंड या जमीन ले रहे हैं, हमें ये भी देखना है उसके अगल बगल शमशान तो नहीं है, कब्रिस्तान तो नहीं है, सिनेमा हॉल तो नहीं है, या कोई सार्वजनिक स्थल तो हमारे अगल बगल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें हमारी अगल बगल होंगी या हमारे सामने होंगी तो हमारी शांति व्यवस्था को वो भंग करने का प्रयास करते हैं। वहीं पर यदि हम व्यवसाय के लिए भवन ले रहे हैं या भूमि लेकर उस पर व्यवसायिक निर्माण कर रहे हैं, तो हमें यह ज़रूर देखना चाहिए कि उसके अगल बगल कोई स्कूल कॉलेज हो, उसके अगल बगल रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, टैक्सी स्टैंड हो, यानी वहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका रहे, ताकि आने वाले ग्राहक को आराम से यातायात की सुविधा मिल सके। और अगर स्कूल होंगे, भीड़ तंत्र इकट्ठा होगा, तो वह हमारे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कारक सिद्ध होता है, यानी व्यवसाय हमारा बढ़ता है। अब आते हैं दक्षिण दिशा में अगर ढालू है, अगर दक्षिण दिशा में भूमि ढालू है, वो भूमि ग्रहनाश का कारक बनती है, यानी वो भूमि ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है। इसी तरीके से पूर्व में ऊंची और पश्चिम में नीची, यानी पूर्व में ऊंची होगी तो पश्चिम में नेचुरल है कि पश्चिम में नीची होगी। अगर पूर्व में ऊंची है तो वो आपके पुत्र के लिए शुभकारी नहीं होगी, यानी इस तरीके की भूमि को लेने से बचना चाहिए। गज पृष्ठ की भूमि शुभकारी होती है, उसमें लक्ष्मी निवास करती है और आयुर्वेद का भी कारक होती है। कूर्म पृष्ठ यानी कछुआ, कछुए के आकार की अगर भूमि है तो वो शुभ कारक होती है और धन धान्य को देने वाली होती है। ऐसी भूमि का हमें चयन करना चाहिए। अब आते हैं दैत्य पृष्ठ भूमि पर। यह भी आपने सुना होगा, जो ईशान और आग्नेय कोण में ऊंची होती है वो दैत्य पृष्ठ कहलाती है। यानी ईशान और आग्नेय कोण में यदि वो ऊंची है तो वो सदैव ही हानि करेगी और आपकी संतान के नाश का एक कारक भी होगी। जैसा कि अनेक वास्तुविदों ने और वास्तु के प्रखंड विद्वत जनों ने एवं वास्तु के सर्वमान्य ग्रंथों में कई चीज़ें बताई हैं और कई जगह पर लेख मिलता भी है। अतएव हमें ये देखना है कि हमें भूमि क्रय करने के बाद हमें उसका परीक्षण भी करना चाहिए कि भूमि हमारे लिए कैसी है। मान लीजिए हमने भूमि को क्रय करने का मन बना लिया है या इसे क्रय ही करना है, तो हम कुछ परीक्षण उसमें कर सकते हैं। अब इसमें यह देखना है कि किसके नाम से भूमि क्रय की जा रही है। जिसके नाम से भूमि क्रय की जानी है
उसके एक हाथ के बराबर। एक हाथ का मतलब हो गया कोहनी से अनामिका तक। एक हाथ चौड़ा, एक हाथ लंबा, एक हाथ गहरा गड्ढा आप उसके हाथ के बराबर खुदवा दीजिए। एक हाथ के लंबाई जब आप गड्ढा खोद देंगे, उसको खोद दीजिए, उसमें जल डलवा दीजिए। अब उस व्यक्ति से कहिए कि 100 कदम वो आगे जाए और उसके बाद वापस लौटे। 100 कदम चलने के बाद जब वो व्यक्ति वापस लौट के आता है, तो अब गड्ढे में ये देखना है कि जल पूरा भरा है या आधा भरा है। यदि जल पूरा भरा हुआ है यानी कम नहीं हुआ है, तो वो भूमि श्रेष्ठ कहलाती है। अब यदि जल आधे से अधिक है, तो वो भी भूमि उत्तम श्रेणी में गिनी जाएगी। अब यदि गड्ढे में जल बहुत कम सूक्ष्म मात्रा में रह गया है, तो आप ये मान के चलिए कि वह भूमि आपके लिए लाभकारी नहीं है, अतः ऐसी भूमि, ऐसे प्लाट को लेने से बचने का प्रयास जहां तक हो सके करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे बिंदु पे। दूसरा बिंदु ये है कि एक हाथ का गड्ढा आप शाम को यानी सायंकाल बेला में खोद लीजिए। आकार मैंने बता ही दिया है कि एक हाथ यानी 24 अंगुल, अंगुल जानते ही आप, 24 अंगुल का एक हाथ होता है। उसका गड्ढा आप सायंकाल बेला में खुदवा दीजिए। अब दूसरा तरीका यह है कि उसमें जल भरवा दीजिए। प्रातःकालीन वेला में जाकर आप उसमें देखें कि जल कितना रह गया है। यदि जल आधे के बराबर रह गया है, तो वो भूमि शुभकारी है। दूसरे में आ जाइए। यदि जल मतलब दलदल हो गया है, वहाँ दलदल हो गया है, तो मध्यमकारी यानी कुछ हद तक ठीक है। लेकिन यदि जल सूख गया है, उसमें दरार पड़ गई है, तो ऐसी भूमि को लेने से बचने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी विधि बहुतायत ग्रंथों में पाई गई है कि आप एक हाथ का गड्ढा कर लीजिए और उस गड्ढे से सारी मिट्टी बाहर निकाल लीजिए। अब आप जो मिट्टी आपने बाहर निकाली है, उस मिट्टी को गड्ढे में भरिए। अगर गड्ढा भर जाता है, गड्ढा भर जाता है यानी भूमि आपके लिए सही है। अब यदि गड्ढा भरने पर कुछ मिट्टी बच जाती है, तो ये मध्यम है। अब ये मान लीजिए गड्ढा भरते वक्त गड्ढा नहीं भरा और गड्ढा खाली रह गया और हमारे पास मिट्टी भी नहीं बची, तो ऐसी स्थिति में हमें उस भूमि का चयन करने से बचने का प्रयास जहाँ तक संभव हो करना चाहिए। लेकिन ये आज के युग में, आधुनिक युग है, समय का बहुत अभाव है और ये क्रम बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। लेकिन हमें जो सिद्धांत बताने थे वो हमने आपको बताए हैं। अब आते हैं, यदि भूमि परीक्षण हमारा हो गया, हम तैयार हो गए कि भाई भूमि ठीक है, हमको लेना है। अब आती है कि भूमि हमें खरीदनी कब है। तो हमें उपयुक्त मुहूर्तों का चयन करना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे बेसिक तौर पे, उस दिन जो भूमि क्रय कर रहे हैं, जो सज्जन क्रय कर रहे हैं, उनकी जन्म राशि और उनकी जो नाम राशि है, जो इसमें चलन में नाम है, उससे चंद्रमा 6, 8, 12 में तो गोचर में नहीं है। अगर 6, 8 में 12 में है,
तो हमें उस दिन लेने से बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, रिक्ता तिथि का हमें त्याग करना चाहिए। नाम यानी रिक्त माने रिक्ता, और रिक्ता यानी रिक्त। चौथी, नवमी और चतुर्दशी, ये 3 तिथियां जो हैं रिक्ता कहलाती हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें इन तिथियों से में नहीं करने चाहिए। तीसरा आता है, भद्रा तिथियों में हमें भूमि क्रय करने से बचना चाहिए। भद्रा तिथियां कौन है? द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, ये तिथियां होती हैं। अब दिन में अगर आते हैं तो सबसे शुभ वार जो होते हैं वो गुरुवार और शुक्रवार होता है, जिस दिन आप भूमि को क्रय करते हैं, कर सकते हैं और करने का प्रयास करना चाहिए। पक्षों में आपको मालूम है सर्वश्रेष्ठ शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और पूर्णिमा, इन तिथियों में यदि संभव हो तो भूमि को क्रय करने का प्रयास करना चाहिए। छठा बिंदु हमारा ये है, जब हम भूमि क्रय करने जा रहे हों तो गोचर में हमें सूर्य की, शुक्र की, बृहस्पति की, चंद्रमा, मंगल की स्थिति देखनी चाहिए। गोचर में क्या इन ग्रहों की स्थिति शुभकारी है या नहीं। जहाँ तक नक्षत्र की बात है, नक्षत्रों में जो मेन नक्षत्र इसमें लिए जाते हैं उसमें आप मृगशिरा है, पुनर्वसु है, अश्लेषा है, मघा है, विशाखा है, रेवती है, तीनों उत्तरा है और चित्रा है आदि नक्षत्र हैं जिनमें आप भूमि का क्रय कर सकते हैं। कुल मिलाकर भूमि क्रय करते समय हमें क्या सावधानी बरतनी है, किन मुहूर्तों में हमें भूमि क्रय करनी है, ये कुछ बिंदु हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका सदुपयोग अपने भूमि क्रय में कर सकें। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य को या किसी भी नए कार्य को करने वक्त हमें मुहूर्त का निर्धारण करवाना चाहिए। ये अलग चीज़ है कि आज के मॉडर्न युग में किसी के पास इतना समय नहीं है कि उन सब चीज़ों पर विचार करें। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप किस विचारधारा का सम्मान करते हैं, किसका समर्थन करते हैं और किसको अपने लिए उपयुक्त पाते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पूर्व की भांति भी अच्छा लगेगा। यदि रुचिकर लगा हो तो कृपया अपने इष्ट मित्रों को शेयर करना न भूलें और लाइक करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है कृपया उनसे निवेदन है दोबारा सब्सक्राइब न करें क्योंकि आप हट जाते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।